गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कल प्रोनाउन और उसके 10 टाइप्स को, सारे टाइप्स को हम लोगों ने क्लियर किया था कल बारी बारी से। उसके बाद हम लोगों के बीच एक कन्फ्यूज़न सामने आया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों तो सेम होते हैं, तो हम लोग पहचाने कैसे कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन है। किसी सेंटेंस में अगर दोनों एक साथ दिख जाए या फिर दोनों का तो सेम ही होता है एग्जाम्पल, तो अगर किसी सेंटेंस में दिख जाए तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे बताएंगे कि वो मेरा एम्फैटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो चलिए आज उस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं कि कैसे हम लोग इसके डिफरेंस को जानेंगे। चलिए कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो हम लोगों ने डेफिनेशन में ही देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो ये जो है ये रिफ़र करता है, किसको रिफ़र करता है, कोई भी एक्शन जो है वो खुद अपने पर कोई ऑब्जेक्ट करता है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। यही चीज़ तो हम लोग ने जाना था कल के वीडियो पे। क्या देखा था? द एक्शन। क्या देखा था? द एक्शन डन बाय द डूअर, काम करने वाला, डूअर मीन्स जो वर्क करता है। द एक्शन डन बाय द डूअर वाज इटसेल्फ। कौन? वाज इटसेल्फ, वो खुद होता था, है ना। ये हम लोगों ने कल देखा था। अदर वर्ड्स में जाने क्या बोल सकते? सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर दी सेम। क्या होगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होंगे? सेम हो सकते हैं। तब हम लोग कौन सा प्रोनाउन को यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वहीं दूसरे और एम्फैटिक प्रोनाउन में हम लोगों ने क्या देखा था? इसमें एम्फेसिस करता था, मतलब जोर देता था इस चीज को अपने पर दिखाने के लिए कि वो काम मेरे द्वारा ही हुआ है। उस चीज को बताने के लिए एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करते थे। जैसे कि इसका डेफिनेशन क्या लिखे थे हम लोगों ने? इट एम्फेसाइजेस, इट एम्फेसाइजेस, व्हाट एम्फेसाइजेस? इट एम्फेसाइजेस दैट the कौन? doer, कौन? doer, that the doer done the action itself। वो अपना काम खुद करता था, वो बताता था इसमें कि वो अपना काम खुद बताता है। इसमें क्या था कि जो एक्शन हो रहा है वो उसी पर हो रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था कि जो एक्शन होता है वो उसी पर होता है, पर इसमें क्या है, जो एक्शन वो कर रहा है वो खुद कर रहा है, उस चीज को बताता है। दोनों में अंतर है, ये वो वर्क उसी पर होता है और इसमें वो एक्शन वो खुद करता है। वो जरूरी नहीं कि वो खुद पर कर रहा है, दूसरे पर भी कर रहा है, लेकिन वो खुद कर रहा है, उस चीज को बताता है। कौन? एम्फैटिक प्रोनाउन। दोनों के एग्जांपल तो हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था? सबसे पहले तुम्हारा इटसेल्फ था, हिमसेल्फ था, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ था ना, आवरसेल्व्स। क्या था? आवर सेल्फ्स। और क्या था? आवर सेल्फ्स और योर सेल्फ था, योर सेल्फ, योर सेल्फ भी था। इसका सेम था, सेम एग्जाम्पल इसका भी था। क्या क्या था एग्जाम्पल इसका भी? सेम इसी का एग्जाम्पल था। क्या? हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स होगा। क्या होगा? आवर सेल्फ्स। फिर देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। ये देखा था हम लोगों ने, एग्जाम्पल तो सेम था हम लोगों का, पर इसका सेंटेंस में कैसे पहचाने तो देखते सेंटेंस एक एक बना करके। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक सेंटेंस बनाते हैं। ओके, जैसे कि इसमें क्या बताए थे हम लोग? कोई भी एक्शन होगा वो खुद पर होगा, तो कैसे देखते? सी हर्ट हर्ट हरसेल्फ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? सी हर्ट हरसेल्फ। इसका मतलब क्या पता चल रहा है? उसने अपने आप को चोट पहुंचाया। जो एक्शन हो रहा है वो किस पर हो रहा है? देखिए तो जो चोट लग रहा है वो किसको लग रहा है? इसी को लग रहा है। ये जो हरसेल्फ है वो बता रहा है कि डूअर और जो हमारा जो डूअर है, मतलब जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों क्या है? सेम है। सेम पर्सन ही काम कर भी रहे हैं और काम उसी पर हो रहा है। देखिए, सी हर्ट हरसेल्फ मतलब किसको चोट लगा? उसी को चोट लगा। वो खुद अपने आप को क्या करी? चोट लगाई।
उसी पर एक्शन हो रहा है, सेम एक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, सेम देखते हैं। सी हरसेल्फ हर्ट, यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल तो मैंने उसी तरह लिया, बस क्या किया, ये हरसेल्फ का प्लेस चेंज कर दिया है। यहाँ पर वर्ब के जस्ट बाद में आया है, यहाँ वर्ब के पहले आया है। तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें देखिए आप सेंटेंस को पढ़िए, सी हरसेल्फ हर्ट, मतलब उसने खुद चोट पहुंचाया। किसको चोट पहुंचाया, यहाँ पर क्लियर हो रहा है, नहीं हो सके तो सी हरसेल्फ हर्ट क्या हो सकता है, हर ब्रदर भी हो सकता है, हर ब्रदर भी हो सकता है, मतलब उसने खुद अपने भाई को चोट पहुंचा। यहाँ जो डूअर है और जो मेरा एक्शन जिस पर हो रहा है ऑब्जेक्ट, वो क्या सेम है, नहीं है। यहाँ पर देखिए सी हरसेल्फ हर्ट हर ब्रदर, मतलब उसने खुद अपने भाई को चोट पहुंचाया। यहाँ जो एक्शन है वो इम्फेसाइज कर रहा है कि कौन, वो खुद जोर दे करके बोल रहा है, वो खुद की। यहाँ पर एक्शन जो हो रहा है वो सेम पर्सन पर नहीं हो रहा है, बल्कि ये इम्फेसाइज कर रहा है कि वही खुद कर रहा है। यही दोनों में अंतर है। इसमें जो एक्शन होगा वो खुद सब्जेक्ट के ऊपर ही होगा। जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो एक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बोलते हैं ना। और जिस पर वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्या है, आपस में सेम है। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये हम लोगों को यही बताता है कि जो भी एक्शन होगा वो खुद उसी पर होगा, है ना। जैसे आई कट माई फिंगर माई सेल्फ। यहाँ पर क्या देखिए, माई सेल्फ कौन है, मैंने अपना फिंगर खुद काट लिया। आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, यहाँ पर इम्फेसाइज कौन कर रहा है, माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव में है, मतलब रिफर कौन कर रहा है, माई सेल्फ बता रहा है कि मैंने अपना उंगली काट लिया। किसका कटा, मेरे ही उंगली कटा है ना। इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई माई सेल्फ कट, आई माई सेल्फ कट, मैंने खुद काटा। क्या काटा वो तो पता नहीं चल रहा क्या काटा, हो सके तो मैंने दूसरे का भी उंगली काट सकता हूँ या वेजिटेबल्स काट सकता हूँ। आई माई सेल्फ कट व्हाट, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन में चला जाएगा, जिसमें जो एक्शन है वो किसी और पर भी होता है, किसी और पर हो सकता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो भी एक्शन होगा वो खुद पर ही होगा। आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, मैंने अपना फिंगर खुद ही काट लिया। पर इसमें आई माई सेल्फ कट व्हाट योर फिंगर, मैंने खुद तुम्हारा फिंगर काटा। आई माई सेल्फ कट योर फिंगर, है ना। यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है कि जो मेरा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो सेम रहेगा, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये कंपल्सन है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सेम ही रहते हैं हमेशा। ये हमारा डिफरेंट हुआ। चलिए और आगे देख लेते हैं, कुछ और डिफरेंट देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट डिफरेंट देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल रहने देते हैं, एग्जाम्पल हम लोगों का भी आगे काम देगा। चलिए इसके हेल्प से हम लोग और डिफरेंट को जानेंगे। नेक्स्ट डिफरेंट, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये किसी सेंटेंस में कंपल्सरी है, होना ही होना है। इसके बिना ये सेंटेंस को क्लियर नहीं करेगा कि ये किसको चोट लगा है या क्या हुआ है, ये पता नहीं चलेगा, है ना। इसका एक डिफरेंस है, इट इज नेसेसरी, इट इज व्हाट, नेसेसरी इन दी सेंटेंस, सेंटेंस में इसका होना जरूरी है। बट ये जो हमारा एम्फेटिक है, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी इन दी सेंटेंस, इस सेंटेंस में होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, देख लेते हैं इसका एग्जांपल में। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा, सी हरसेल्फ कट हर ब्रदर, उसने खुद अपने भाई का उंगली काटा। अगर हम यहाँ पर हरसेल्फ को हटा दें, देखिए तो हरसेल्फ को, सी कट हर ब्रदर, उसने अपने भाई को काटा। हर ब्रदर्स फिंगर लिख देना अच्छा लग रहा है, हर ब्रदर्स फिंगर, उसने अपने भाई का उंगली काटा। कौन काटा, उसने काटा। ये तो बिना उसको लिखे ही क्लियर हो जा रहा था कि उसने अपने भाई का उंगली काटा। यहाँ पर देखिए तो हर साइड लिखना जरूरी है, नहीं है। इसीलिए इम्फेटिक प्रोनाउन में आपका हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अब आइए रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में क्या है, सी हर्ट हरसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाया। अगर हम यहाँ हरसेल्फ को हटा दें, देखिए तो हरसेल्फ को अगर हटा दे तो क्या हो जाएगा, सी हर्ट, उसे चोट पहुंचा।
अब कौन चोट पहुंचाए, क्लियर तो हो नहीं रहा सेंटेंस में कि कौन चोट पहुंचाए, खुद चोट लगा उसको या किसी और ने उसे चोट पहुंचाया, ये तो क्लियर हो नहीं पा रहा है। इसलिए इस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यहाँ हम लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में होना जरूरी है, कंपलसरी है। वो क्लियर करता है कि जो एक्शन है वो सच में हो कैसे रहा है, वो क्या डूअर और सब्जेक्ट सेम है या नहीं, ये क्लासिफाई ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करता है। वही इम्फैटिक में ये जरूरी नहीं है कि वो लगाना मेरा इम्फैटिक प्रोनाउन, जब अगर लगा है तो वो मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या था एग्जाम्पल में, हर सेल्फ। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये हो गया हमारा क्या, दूसरा डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस था ना, दूसरा डिफरेंस क्या है, इट इज नेसेसरी इन द सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो नेसेसरी होता है सेंटेंस का, ताकि वो शो करे कि एक्शन जो हो रहा है वो डूअर और सब्जेक्ट दोनों सेम है। उसके बिना जो है वो पता नहीं चलता है कि एक्शन हो किस पर रहा है, कर कौन रहा है। लेकिन वही इम्फैटिक प्रोनाउन में हमारा कोई मतलब नहीं था इम्फैटिक प्रोनाउन का, हम लोग उसको हटा भी सकते हैं सेंटेंस से। जैसे कि और एग्जाम्पल दे देते हैं, क्या, द किंग himself called the, क्या किसको बुलाया, खुद जा करके। कल एग्जांपल में देखा था ना, द किंग हिमसेल्फ कॉल्ड हिज इनेमी, कॉल्ड हिज इनेमी। कल हम लोगों ने यही ना एग्जांपल में देखा था, किसे बुलाया था, अपना ही दुश्मन को। ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो खुद जाएगा बुलाने के लिए, पर यहाँ पर सेंटेंस बता रहा है द किंग हिमसेल्फ कॉल्ड हिज इनेमी, वो खुद जा करके अपने दुश्मन को बुलाया। अगर हम यहाँ इंसल्ट को हटा दें तो कोई दिक्कत होगा, द किंग कॉल्ड हिज एनिमी, किंग जो है वो अपने दुश्मन को क्या किया, बुलाया। तो देखिए आप यहाँ इंसल्ट नहीं भी लिखिएगा तो भी ये सेंटेंस में पता चलेगा कि वो बुलाया, अपने दुश्मन को क्या किया, खुद बुलाया। खुद बुलाया इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी ना वो खुद गया होगा या खुद जाकर के बोला होगा, कि किसी को तो बोला होगा ना कि जाकर के उसे बुला के लेकर आओ, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर जो इंसल्ट होना है वो कंपलसरी नहीं है सेंटेंस में। चलिए अब इसका थर्ड टाइप देखते हैं। इसका थर्ड डिफरेंट क्या है, ये तो जान लिया हम लोगों ने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होना जरूरी है, इसका होना जरूरी है। थर्ड डिफरेंट बोलता है इट ऑलवेज कम्स, जो मेरा रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो हमेशा आता है, कहाँ पर लगता है हमेशा, देखिए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ लगा है, किसके बाद लगता है हमेशा, वर्ब के बाद। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा कहाँ यूज होता है, वर्ब के बाद। इट इज ऑलवेज यूज्ड, इट इज always what used, it is always used after the verb, after the verb, ये verb के हमेशा बाद होता है। और इसके जस्ट अपोजिट इम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है, it is used, it is used, पर where, कहाँ था, देखिए तो कहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, verb के पहले और डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद। it is used before the verb, verb के पहले, एंड आफ्टर द सब्जेक्ट, एंड आफ्टर द डूअर। बोलिए आफ्टर द डूअर ही दिखते, डूअर को ही सब्जेक्ट बोला जाता है, आफ्टर द डूअर। एग्जांपल में दिया जैसे कि हम लोगों ने देखा, ये देखिए तो ये मेरा सब्जेक्ट है ना, हम लोगों का सब्जेक्ट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डूअर, क्या बोलते हैं, डूअर। यही हम लोगों का डूअर है, सब्जेक्ट है। देखिए तो यहाँ पे हरसेल्फ जो यूज हुआ है वो क्या हुआ है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज हुआ है ना, आफ्टर दी डूअर। और ये जो हम लोगों का हर्ट वो क्या है, वर्ब, वर्ब के जस्ट बाद हम लोगों का यूज हुआ है क्या, इम्फैटिक प्रोनाउन। तो वही मैंने लिखा, इट इज यूज बिफोर दी वर्ब एंड आफ्टर दी डूअर। इसकी का ये अपोजिट हम लोगों ने देखा, इट इज ऑलवेज यूज आफ्टर दी वर्ब, ये हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है। तो यहाँ तक हम लोगों का 3 डिफरेंस क्लियर हो गया। क्या क्या हम लोगों ने जाना, पहला डिफरेंट था कि हम लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इसमें इम्फैटिक में क्या होते हैं, ये जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, इसमें वर्ब किसी के भी साथ हो सकता है ना। ये एम्फेसाइज करता है, केवल जोर देता है कि हाँ ये काम हो रहा है। जैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, भाव दिखाना, भाव दिखा करके बोलते हैं, थोड़ा दिखाते कि दिखा रहा है। उसी तरह जैसे राजा खुद बुलाने गया, ये थोड़ा दिखाने वाली बात हो गई कि वो खुद गया, तो इम्फैटिक प्रोनाउन में यूज होता है। और दूसरा डिफरेंस हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा डिफरेंस जो हरसेल्फ है वो क्या बता रहा था, हरसेल्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि दोनों
सेम हो। और दूसरा डिफरेंस था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है किसी सेंटेंस में होना कंपलसरी है, उसके बिना सेंटेंस अच्छा नहीं लगता और पता भी नहीं चलता कि आखिर हो क्या रहा है, मेन रीज़न क्या है। वही इम्फैटिक प्रोनाउन में उसका होना मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं। थर्ड डिफरेंस हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है, वही इम्फैटिक प्रोनाउन में वर्ब से पहले यूज होता है। यहाँ तक क्लियर? आज हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया, क्या क्या देखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन, क्योंकि दोनों का एग्जाम्पल तो सेम होता है, इसमें तो कन्फ्यूजन होता है हमेशा। तो अब से कन्फ्यूजन दूर, क्योंकि सर ये तो सेंटेंस से पता चल जाएगा कि जहाँ वर्ब के बाद आया और जहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और जहाँ हम लोगों का वर्ब के पहले आया वो हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन होगा, और उसको हम लोगों का लिखना जरूरी नहीं भी होता है ना। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड टाइप, जो कि क्या था, एडजेक्टिव। अब वो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे।